हेलो एवरीवन। क्या आप सबने कभी ये सोचा था कि वर्ल्ड की जो सुपर मेजर पावर है, दो कंट्रीज, वो ही यूरोप के ऊपर एक ही डिकेड में एग्रेशन कर देंगी? या आपने कभी ये सोचा था कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्हीं के ऊपर कॉलोनाइजेशन का खतरा होएगा? या कभी आपने ये सोचा था अमेरिका, यूएसए, जो वर्ल्ड की अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बताता है, वो ही दूसरी कंट्री के एक टेरिटरी को एनेक्स करेगी या फिर करने की सोचेगी और उसी को कॉलोनाइज करने की सोचेगी? तो आइए बात करते हैं अब इसी सब टॉपिक पे आज। और मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट करता हूँ TWSA प्रेजेंट्स वर्ल्ड अराउंड अस के इस सेगमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कैसे यूएसए अपने आप को एक एम दे चुका है ग्रीनलैंड को कब जाने का 2026 में, और कैसे यूएसए जो है, जो अभी अभी ताजा ताजा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने देश में लाके उनके ऊपर मुकदमा चला रहा है, वो अब एक और नए मिशन पे निकल चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे यूएसए जो खुद को डिकेड्स खुद को उसने ये एस्टेब्लिश करने के लिए लगा दिया कि वो वर्ल्ड के हित में काम कर रहा है या वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है या वो हर जगह डेमोक्रेसी लाना चाहता है। आज वो ये इस पर्टिकुलर रेस में उतर चुका है जहाँ पे वो एक दूसरी नेशन की एक टेरिटरी को, और वो भी कोई ऐसा वैसा नेशन नहीं, जो उनका खुद का अलायंस है, मेजर नेटो अलायंस है, नेटो की सबसे बड़ी अलायंस का मेजर पार्ट है, उसी को कब्जा करने की, उसी की एक टेरिटरी को कब्जा करने के लिए अब आज तत्पर है। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्रीनलैंड की। तो डेनमार्क जो है वो एक मेजर नेटो अलाय है, और डेनमार्क की ही पहले कॉलोनाइज जो टेरिटरी थी, और आज जो डेनमार्क मेजरली उनकी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज को हैंडल करता है ग्रीनलैंड की, उसी की जो टेरिटरी ग्रीनलैंड है उस पर वो कब्जा करने की सोचेगा, ऐसा कभी शायद ही किसी ने सोचा होगा। बट साइंस वाज ऑलवेज देयर, बिकॉज जब 2019 में ट्रंप ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा भी था कि ग्रीनलैंड को यूएसए का हिस्सा होना चाहिए। Good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice. And we're a big ally of Denmark, and we help Denmark, and we protect Denmark, and we will. In fact, I'm supposed to stop. I'm thinking about going. हम सब ने उसको हंसी में उड़ा दिया था, पर साइंस वाज ऑलवेज देयर, एंड वी शुड हैव फोकस्ड इट, एंड वी शुड हैव अंडरस्टूड कि क्या मानसिकता है इस व्यक्ति की इसके पीछे। तो हालांकि ट्रम्प वाज always saying कि we don't want Russia and China to get to the Greenland, and we don't want them to, you know, take the Greenland before us. But that is not how world works, right? कि आप कब्जा ना कर लो इससे पहले मैं कब्जा कर लूँ. How does that work? और यही नहीं, ट्रम्प यहीं पे नहीं रुकते हैं। ट्रम्प ने मेजर 8 मेजर कंट्रीज को यूरोप की ऑलरेडी टैरिफ घोषित कर दिया है। 10% ऑफ द टैरिफ्स आर ऑलरेडी देयर फ्रॉम येस्टरडे इटसेल्फ, आई थिंक, ऑन मेजर कंट्रीज। कौन कौन से है? यूके, फ्रांस, इटली एंड सो ऑन, डेनमार्क भी जिसका पार्ट है ऑफ कोर्स। तो और ट्रम्प ने ये भी साथ साथ बोल दिया है कि अगर जून तक वो ग्रीनलैंड को अमेरिका को यानी यूएसए को नहीं सौंप देते हैं तो 25% तक वो टैरिफ बढ़ सकते हैं। So this is, I don't know. I think this is a very serious but as well as a very funny situation right now, because यूरोप जो पूरी उम्र अमेरिका को अपना एक अलाय मानता रहा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको अमेरिका साथ जो मिलके अमेरिका से ही एक दिन लड़ना पड़ेगा। यूरोप की पूरी अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे या डिफेंस पॉलिसी देखोगे तो अमेरिका उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इतना मेजर रोल प्ले करता है कि कुछ जो कंट्रीज थी उन्होंने लिटरली अपना जो डिफेंस बजट था इतना कम कर रखा था बिकॉज ऑफ नाटो अलायंस, बिकॉज दे न्यू, यूरोपियन कंट्रीज न्यू की जो नाटो है वो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि ट्रंप ने वो पिछले कुछ सालों में चेंज करने की कोशिश करी, जब उन्होंने बोला कि आपको अपनी जीडीपी का 2% एटलीस्ट तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा अपनी डिफेंस में। तो देन द शिफ्ट वाज देयर, बट never ever a European would have thought that they have to protect themselves from the American itself. So see कैसे टेबल टर्न होते हैं। you must see over here.
बट यही नहीं, ट्रम्प यही नहीं रुकते हैं। ट्रम्प ने एक अपना एक पीस का बोर्ड भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो गाजा का है। अकॉर्डिंग टू हिम द गाजा दिस पीस बोर्ड इज फॉर द गाजा। वो चाहते हैं कि गाजा में कैसे डेवलपमेंट हो और वहाँ पे कैसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो और कैसे बेसिकली उनको अब आगे फ्यूचर में गाइड करा जाए टुवर्ड्स द प्रोस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू हिम। तो उसके लिए एक पीस बोर्ड बन गया है और पीस बोर्ड में 60 प्लस कंट्रीज को ट्रम्प जी इनवाइट भी कर चुके हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सारी मेजर हैं और मिडिल ईस्ट की मेजर कंट्रीज हैं। इंडिया को भी मेरे को सुनने में आया था कल परसों न्यूज़पेपर में कि इंडिया को भी इनवाइट भेजा गया है, मोदी जी को इनवाइट भेजा गया है। अब देखना होगा कि मोदी जी इसको इनवाइट करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज वी ऑल नो दैट थिंग्स आर नॉट वेरी गुड बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी राइट नाउ, बट या वी हैव टू सी। तो उन्होंने पहले पहले ही ये हिंट भी दे दिए हैं कि ये जो पीस बोर्ड बनेगा ये सिर्फ गाजा में रुकेगा नहीं, ये गाजा को सोल्व करने के बाद, गाजा के इशू को रिजोल्व करने के बाद पूरी दुनिया के जो भी इश्यूज हैं वो रिजोल्व करने में तुलेगा। यानी जो भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो लैंड हो या कुछ भी हो, उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए ये पूरी कमेटी काम करेगी। और इन कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनको 3-3 साल का टेन्योर दिया जाएगा। और अगर उनको परमानेंट टेन्योर चाहिए तो जैसा कि आप सब जानते हैं ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, उन्होंने बोला कि 1 बिलियन आपको देना पड़ेगा इसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो क्या ट्रम्प अपना एक पैरेलल यूएन चलाना चाह रहे हैं? वी डोंट नो दैट, बट द थिंग्स गेट सीरियस ओवर हियर बिकॉज सी, अभी वो बोलते हैं कि गाजा के लिए ही इज डूइंग दिस। व्हाट हैपेंस इफ टुमारो ही वुड से दैट नाउ द एम इज टू रिजॉल्व द कश्मीर? तो क्या इंडिया एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करेगा? और क्या ट्रम्प इंडिया की सुनेंगे वहां पे? बिकॉज सी, द प्रेसिडेंट हु इज जस्ट गेटिंग टू अनदर कंट्री एंड पुटिंग यू नो टेकिंग देयर ओन प्रेसिडेंट और उनको वो न्यूयॉर्क में लाते हैं, कोर्ट में लाते हैं, ब्रुकलिन में, वहां पे उनके ऊपर मुकदमा चलता है। या फिर अ पर्सन हु इज जस्ट talking about annexing another country's territory. So would he listen to us when we would say that we don't want third party intervention? And what if tomorrow Trump decides suddenly कि भाई कश्मीर को तो इस खेमे में होना चाहिए, कश्मीर को उस खेमे में होना चाहिए, या वो कोई तीसरा नया ही सोल्यूशन दे दें? तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्निंग चीज है। और मुझे लगता है इंडिया को इसके लिए आज से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बिकॉज द हाउ द थिंग्स आर गोइंग, it is not going in a good direction, that I must say. Because see, you can do whatever you want to, but you just need to understand that इग्नोर करने से चीजें रुकेंगी नहीं। आप 3 साल चाहते हो कि ये 3 साल का टेन्योर जैसे तैसे निकल जाए, दैट्स व्हाई इंडिया जो है वो रिटेलिएट नहीं करना चाह रहा है किसी भी चीज पे। शांति से उन्होंने टैरिफ भी ले लिया है, शांति से उन्होंने सारी बात भी सुन लिया है यूएसए की, बट वो ये कि हम ट्रेड पे अभी भी रुके पड़े हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि किसी को हम अनइवन एक्सेस दे दें हमारी मार्केट्स का, विच इज फेयर। बट अगर आप शांति से सुनते रहोगे और सामने वाला करता रहेगा तो देयर इज अ लिमिट टू दीज थिंग्स, राइट? आपको ये समझना होगा कि 3 साल जो इनके एग्रेशन वाले रहने वाले हैं वो इसमें अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखने वाले हैं। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जो सिनेरियोज है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक सोच समझ के अपना पॉलिसी को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट ही वुड थिंक ऑफ टुमारो एंड ही वुड जस्ट कम ऑल आउट ऑन यू। कल उन्होंने ठान दिया कि नहीं हम तो कश्मीर को यहाँ कर देंगे या वहां कर देंगे, ऐसे कर देंगे, एंड वो पूरा एक बोलते हैं कि हम यूएस की फ्लीट भेज देते हैं और ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। तो वुड इंडिया बी रेडी टू रिटेलिएट? क्या हम अपनी मिसाइल्स और अपने एयरक्राफ्ट हम अमेरिका के खिलाफ खड़े करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी डोंट नो आंसर टू दिस एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट कि सिचुएशन यहाँ तक आए। बट एज वी ऑल से कि हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इंडिया जो चाणक्य नीति के लिए पहचाना जाता है अपनी, क्या वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को बाहर ला पाएगा? तो एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि वर्ल्ड इज वेरी वोलेटाइल राइट नाउ, एंड वोलेटिलिटी जो है वो इस कदर तक बढ़ चुकी है कि वो प्री कोल्ड वॉर एरा में जा चुकी है, जहाँ पे हमने काफी ज्यादा जो एम्पायर्स थे उनको बनते बिगड़ते देखा है और काफी कॉलोनीज को आजाद होते हुए देखा है। तो wherever the things are going, the major changes are ahead, and we are all are here to witness these times. And I would say कि इस टाइम में सबको स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। We have all seen how protests are getting out of hand in a lot of countries. ईरान का हमने सिनेरियो देखा लेटेस्ट कि क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या वहाँ पे हालात चल रहे हैं, कैसे अयोतलस को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब इनके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं आई डोंट नो, आई वोंट से द नेम्स ओवर हियर, बिकॉज सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे काम करना बात करना मेरा काम नहीं है।
आई एम जस्ट हियर टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, आई एम हियर टू टॉक अबाउट सिनेरियोज। तो मैं सिनेरियोज के ऊपर बात करूंगा। आयतुल्लाह को हटाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उनके देश में, एंड मैं हमेशा पीस के लिए तत्पर रहता हूँ। आई ऑलवेज प्रमोट पीस, तो आई जस्ट वांट कि वट एवर आर गुड फॉर देयर पीपल दैट हैपन्स ओवर देयर, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट कि जो भी इंडिया के हित में हो, सबसे पहले इंडिया का हित आता है मेरे लिए, तो सबसे पहले जो इंडिया के हित में हो वही डिसीजन हो। तो मैं नहीं चाहता कि जैसे हमारे आसपास रिजीम चेंज हो रही है नेपाल में, श्रीलंका में या बांग्लादेश में, इंडिया में ऐसा कुछ भी आए। तो वी एज अ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। थिंग्स वुड कम, थिंग्स वुड गो, बट सी, वही ना अटल जी ने बोला था कि पार्टियां आती जाती रहेंगी बट देश बचा रहना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और मैं आई होप दैट मैंने जस्टिफिकेशन करा इस टॉपिक के साथ, और मैंने पूरा डिस्कशन करने की कोशिश करी। और फर्दर यार कोई भी डिस्कशन करना हो इसके ऊपर तो माय कमेंट्स आर ऑलवेज देयर, एंड आई वुड हैप्पी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल। और जैसे जैसे सिचुएशन एस्केलेट होती रहती है मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स या वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। एंड राइट नाउ वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस विद द यूरोपियन यूनियन एंड द अमेरिका। एंड बस इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, एंड बाय।